हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक 1.5 को कवर करने वाले हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके अपने टॉपिक वाइज कोर्स वाइज अपने जो टॉपिक्स हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। जब हम डोमेन्स की बात करते हैं डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से डोमेन्स हैं जिसका जो अफेक्ट करते हैं एक बच्चे के, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट को, एक व्यक्ति और बच्चे के विकास को। कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो मेन हाईलाइटेड जो हैं वो ये हैं। पहला है फिजिकल, सेंसरी, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज सोशल रिलेशनशिप। एक एक करके हम सभी को समझेंगे। फिजिकल की जब हम बात करते हैं, फिजिकल डोमेन की, तो उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो फिजिकल ही डेवलप होती हैं एक बच्चे के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर। फिजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, वो सारे फिजिकल डोमेन के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ना, लेंथ, साइज, शेप, वेट, ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल में जो डेवलपमेंट होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स में जो डेवलपमेंट होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रॉस मोटर की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है लार्ज मसल से, और हम फाइन मोटर की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है स्मॉल मसल से। ग्रॉस मोटर, लार्ज मसल यानी कि जैसे कि हमारे हाथों की मसल्स हैं, हमारे पैरों की मसल्स हैं, और फाइन मोटर यानी कि स्मॉल मसल्स यानी कि हमारी जो फिंगर की मसल्स होती हैं वो फाइन मोटर में आती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाती हूँ, तो अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको कुछ टेडी ला के देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ला के देते हैं जो उसको पकड़नी है, तो वो क्या करता है, पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, वो उसके पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप उसको देते हैं तो सिंगली वो आगे वाले पार्ट का इस्तेमाल करके अपनी फिंगर्स का उसको पकड़ लेता है। तो ये स्किल में डेवलपमेंट हो रहा है। पहले वो जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहा है बच्चा, पहले वो पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, फिर सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा बात करें तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस्ड किस किस से हो सकता है, न्यूट्रिशन से और इलनेस से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रिशन सही नहीं लेता है तो फिजिकल उसका उससे अफेक्ट जरूर होगा। अगर वो न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में ले रहा है तो फिजिकल उसका अच्छा होगा, वो व्यक्ति फिट होगा, और अगर वो नहीं ले रहा तो वो फिजिकल पे इफेक्ट डालेगा, उसका वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर डाइट सही नहीं है तो वो नेगेटिव ही उसका प्रभाव डालेगा। इलनेस, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तब भी उसकी जो फिजिकल है वो गिरेगी, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा, वो गिरने लगेगा, उसका जो ग्राफ है फिजिकल डेवलपमेंट का वो गिरने लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, सेम एज के लोग होते हैं और एक होता है जिसका फिजिकल बहुत डाउन है ना, वो दिखने में बहुत कमज़ोर सा है, और एक व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं कि वो फिट है। क्यों फिट है? क्योंकि उसकी डाइट अच्छी है, उसकी न्यूट्रिशन वो सही ले रहा है, वो टाइम से ले रहा है। या हो सकता है जो व्यक्ति वीक है वो बीमार भी हो। इसलिए अगर आप चाहते क्या हैं, सभी लोग चाहते हैं एक बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? तो विद इन 6 मंथ हमें एक बॉडी चेकअप कराना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या फिर हम जो ले रहे हैं वो कहीं हानिकारक तो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, जिसकी अंतर्गत इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी आती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे दिमाग से कार्य किए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स कह सकते हैं, या फिर रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो जो बच्चा होता है जिसमें कॉग्निटिव डोमेन कहाँ कार्य करता है, कि बच्चा गेन कर लेता है एबिलिटी की थॉट्स को कैसे प्रोसेस कराना है, कैसे अटेंशन पे करनी है, मेमोरीज को कैसे डेवलप करना है, कैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना है, अपनी सराउंडिंग से
चीज़ों को वो सीखता है, समझता है, उसके आसपास के लोगों से सीखता है, फिर वो अपने खुद के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है कि क्या चीज़ें सही हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि 2 लोग हैं जिनका सेम चीज़ पर विचार अलग-अलग हो सकता है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना 6 और 6 9 का, कि 6 बना हुआ एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ उसको 6 दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सही है, और एक व्यक्ति दूसरी साइड अपोज़िट साइड में खड़ा हुआ है उसको 9 दिख रहा है, तो वो भी सही है। ये एग्ज़ाम्पल क्यों लिया गया? क्योंकि पर्सपेक्टिव दोनों के चेंज हैं, अलग-अलग है ना? यहाँ पे हो सकता है कि दोनों सही हों, लेकिन अपनी-अपनी जगह पे। एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है, दूसरे के लिए पहला वाला गलत हो सकता है। तो बच्चे के अंदर ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकता है, वो क्या कर सकता है, क्रिएटिविटी को जब उसने एक्सप्रेस किया तो वो उसको क्या करता है, उस पे वर्क करता है, प्लान बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर समझें, तो अगर आपने बच्चे को लाके पज़ल्स दे दिए या उसको आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए, तो आपने उसको एक बार बता दिया कि बेटा देखो ये ऐसे-ऐसे होता है, उसके बाद वो फिर कोशिश करता है खुद से ही रैंडमली उसको अरेंज करने की या रैंडमली उसको पज़ल को बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। एग्ज़ाम्पल लें तो फ़ेसबुक जिन्होंने बनाया, मार्क ज़ुकरबर्ग, उनके दिमाग में सिर्फ़ एक थॉट था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ़ सोचा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक रूम से दूसरे रूम में बिना जाए बात कर सकता हूँ अपनी माँ से? तो उन्होंने सिर्फ़ एक थॉट दिया और उस पर उन्होंने काम किया, प्लान बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और आज आप सभी जानते हैं कि फ़ेसबुक के कितने सारे यूज़र एग्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में। तो वो सिर्फ़ एक थॉट था, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन की बात करते हैं या जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जीन पियाजे को अगर हम भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जीन पियाजे एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, जिसको हम सभी पढ़ते हैं। मुझे लगता है जर्नल और जो जर्नली जो रूल्स फ़ॉलो होते हैं, जर्नल जो डेवलपमेंट पे रूल्स फ़ॉलो होते हैं, वो कहीं न कहीं इनसे प्रभावित हैं, इनसे प्रेरणा ली गई है इनकी थ्योरी से। तो इन्होंने डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे आते हैं। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे आते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 या 12 से अधिक उम्र के बच्चे आते हैं। सेंसरी मोटर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चे की सेंसेस होते हैं वही उसके टीचर होते हैं, यानी कि बच्चा सेंसेस के थ्रू ही चीज़ों को सीखता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जिसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म, जिसको हम पढ़ते हैं कि बच्चा जो होता है वो एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को नहीं देख सकता। वो उसको सिर्फ एक तरीका ही सूझता है कि इसको करने का, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपने नहीं बता सकता। नेक्स्ट होता है एनिमिज्म, जो प्री ऑपरेशनल में ही आता है। एनिमिज्म में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग समझने लगते हैं। जैसे कि इस उम्र की जो लड़कियां होती हैं, उनको लगता है कि जो उनकी डॉल है उसको लग जाती है, अगर वो गिर जाती है तो उसको चुप कराती हैं और उनको खाना खिलाती हैं, उनको उनको प्यार करती हैं, उनको सुलाती हैं। तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म, यानी कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, उनको लगता है कि वो भी सजीव है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्टेज है, इसमें बच्चे की कॉन्क्रीट जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। बच्चे के सामने रख कर अगर आप उसको कुछ कराते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उसकी आ जाती है। अगर कोई वस्तु आपने उसको दिखाई और उसके सामने ही उसमें बदलाव किए, तो वो उसको ईज़िली समझ सकता है। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कि क्यों, कैसे, कहाँ हुआ। तो ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट में आती हैं। फॉर्मल की बात करते हैं, तो इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यानी कि उसको कोई भी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिमाग में ही इमेजिनेशन के थ्रू या चीज़ों को कैलकुलेट करके उसको वो समझ सकता है, उनको वो कर सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है और डाइवर्जेंट तरीके से वो चीज़ों को सोच सकता है, बहुत बहुत तरीक़ों से। हाइपोथेटिकली बोलते हैं ना, वो उस तरीके से थिंकिंग उसकी होने लगती है, कल्पनाएँ करने लगता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जिसका बहुत बड़ा रोल है एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाइव करने के लिए। एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा की कोई अक्षर में ही हो या वर्ड में ही हो। वो लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो कुछ भी साउंड से, उनकी साउंड ही आवाज़ थी, ऊ आ करके, जो हम देखते हैं ना, जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में होते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है,
लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है दूसरे जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उन पर। जब व्यक्ति एबिलिटी को डेवलप करता है कम्युनिकेट करने की दूसरे व्यक्तियों से फ्रॉम दी इन्फेंसी, है ना, जो जो इन्फेंसी होती है उस वक्त से, तो हम बात करते हैं जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से हो सकता है कोई बच्चा 2 वर्ष की आयु में, जैसे हम कहते हैं कि बेबलिंग करता है, बाबा या पापा मामा ऐसे करके बोलना शुरू कर देता है। हो सकता है कुछ और भी टफ वर्ड्स वो बच्चे सीख जाते हों इस एज में, जो हम अगर नॉर्मल मानक की बात करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेट होती हैं। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है ना। तो जो मेन एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, उसमें सबसे जो मेन है वो है फोनोलॉजी, यानी कि स्पीच के साउंड को क्रिएट करना। आपने देखा होगा जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं उनके अंदर साउंड तो होता है लेकिन वो क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं, तो वो बोलेंगे कैसे। आपने देखा होगा जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, इसीलिए वो बोल भी नहीं पाते, है ना। फोनोलॉजी में क्या होता है, साउंड ऑफ स्पीच को क्रिएट करना। प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं तो जो हमारी सोशल लैंग्वेज होती है उसको समझना, उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना। आपने देखा होगा जिस तरीके की भाषा आप अपने घर पर बोल लेते हैं, वो भाषा का इस्तेमाल आप समाज में अगर किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आप जॉब करते हैं एज अ टीचर, तो आप सेम लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ नहीं करते। आपके घर पर अलग लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी लहजा अलग होता है, और वहाँ बात करने का लहजा और जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या है, प्रैग्मेटिक्स। सीमेंटिक की बात करते हैं, सिंटेक्स को पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो रूल्स हैं ग्रामर के, कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। नहीं, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए फिर वर्ब आनी चाहिए फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक फ्रेम है कि किस तरीके से सेंटेंस को रखना है, किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब हम सीमेंटिक की बात करते हैं। तो सीमेंटिक का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे किया जा रहा है, उसको समझा कैसे जा रहा है। जैसे कि जैसे अगर हिंदी में कहूँ तो बोध, है ना। जैसे मैंने बोला कि काली घटा का घमंड घटा, तो दोनों जगह घटा घटा है, लेकिन एक जगह पे क्या है, बादलों वाली घटा है, और दूसरी जगह पे हम डिक्रीजमेंट बता रहे हैं, किसी में कमी आना। तो ये क्या है, दोनों वर्ड सिमिलर हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन कैसे हो रहा है, हम उसको चीज़ को समझ कैसे रहे हैं, तो वो किस में आता है, सीमेंटिक में आता है। कम्युनिकेशन की अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन यही होता है। लैंग्वेज में तो वो सारी रूल्स आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन जो हम बात करते हैं ना, कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने बोला, उसने बोला कि मुझे खाना दे दो। अगर ये सिर्फ सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप समझोगे मुझे खाना दे दो, उस समय आप उसको सिर्फ लिखा हुआ देख रहे हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गुस्से में बोला है कि मुझे खाना दे दो, उसकी पिच हाई है, उसका साउंड तेज है, तो आप समझेंगे कि वो गुस्से में बोल रहा है, वो इरिटेट हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से, या उसका आपसे झगड़ा हुआ है ना। तो ये क्या कॉम्प्रिहेंशन है। अगर यही व्यक्ति बात नॉर्मल भी बोल सकता है कि मुझे खाना दे दो, है ना, तो आप समझ रहे हो कि पोलाइट है, नॉर्मल खाना मांग रहा है। तो ये इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करना, यूटिलाइज करना, मैनिपुलेट करना लैंग्वेज को, कि किस लहजे में बात की जा रही है, कॉम्प्रिहेंशन होना। सेम सेंटेंस को हम कई भावों के साथ में बोल सकते हैं, तो उस चीज़ का कॉम्प्रिहेंड होना, यानी कि बोध होना कि किस लहजे में उस बात को कहा जा रहा है और उसका मतलब क्या है। किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे खाना दे दो, अगर वो गुस्से में बोल रहा है तो आपको जल्दी काम करना चाहिए वो वाला, है ना। और अगर आप किसी ने प्यार से बोल दिया ऐसे ही, तो आप थोड़ा देर भी कर सकते हैं, वहाँ चल जाएगी वो चीज़ें। तो इस चीज़ को कम्युनिकेटिव में हम डोमेन में पढ़ते हैं, इस चीज़ की समझ होना। अब हम बात करते हैं सोशल इमोशनल की। जब हम सोशल की बात करते हैं तो हमारा होता है इंटरेक्शन हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे इंटरेक्ट करना। इमोशनल यानी कि फीलिंग से होता है कि क्या बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है कि सामने वाली को वो फीलिंग्स को समझ सके, है ना। उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो चुकी है कि वो कोऑपरेट कर सके, क्या वो उसके अंदर एम्पैथी वाली भावना डेवलप हुई है, मोरल रीजनिंग डेवलप हुई है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें सोशल इमोशनल के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना, किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कुछ कहा है तो उसके भावों को समझना, उसकी गंभीरता को समझना, या वो मजाक में कह रहा है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, और अपने इमोशंस जो होते हैं उन पर कंट्रोल होना।
डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हमारे होते हैं। जैसे कि बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाना लोगों से बात करके कि हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सेम बिहेवियर से हर व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपका बिहेवियर हर व्यक्ति के साथ एक जैसा है। नहीं, हो सकता है कि प्रिंसिपल के साथ अलग हो और जो आपके कलीग हों उनके साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। तो किस व्यक्ति के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कौन व्यक्ति कैसा है, तो इस सारी चीज़ों का डेवलप हो जाना सोशल इमोशनल में आता है। आप समझ सकते हैं सामने वाले की फीलिंग्स को। अगर आपकी कोई व्यक्ति है जो आपका सगा संबंधी है, अगर वो दुखी है, परेशान है, आपके बहुत क्लोज है, तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हो कि हाँ, उसके दर्द को महसूस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल इमोशनल में। जो बच्चे होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं सेल्फ नॉलेज। इस स्टेज में आके वो उन्हें खुद के बारे में ज्ञान हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स की। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत ये चीज़ मैटर करती है, सोशियो मोरल उसका होना और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई होता भी होगा, कि उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई उसका सगा संबंधी नहीं है, समाज से बिल्कुल कटा हुआ है, उसका किसी से कोई बात नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई होगा। तो इस डोमेन में आता है कि हम किस तरीके से, जैसे कि हेल्थ जो एजुकेशन जो हमें देते हैं, जो हेल्थ के लिए जो हमें सजेस्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ना, और जो सोशल वैल्यूज़ है उससे जोड़ना, जो जेंडर रिलेशंस हैं उनको बताना, उन सारी चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं। आपका किस तरीके से टर्म्स हैं सोसाइटी में, किस तरीके से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं सोसाइटी में, और ये सारी चीज़ें सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंसरी परसेप्चुअल की, यानी कि सेंसेस के द्वारा चीज़ों को लर्न करना। जैसे कि आप टच करके महसूस करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपकी लर्निंग ही तो है। आपने देखा होगा, आप जब कपड़े लेने जाते हो तो क्या करते हो कि कपड़े को छू कर देखते हो कि ये कैसा कपड़ा है। तो वो आप परसेप्शन कैसे कर रहे हो उसका, आपको टच करके, आप सेंसेस के थ्रू। आप जानते हैं कि 5 सेंसेस होते हैं, टच, हियरिंग, साइट, टेस्ट और स्मेल। तो सुनकर किसी चीज़ को, सेंसेस, क्योंकि वो सेंसेस हैं हमारे, तो सुनकर किसी चीज़ को जानना, और देख कर किसी चीज़ को जानना, टेस्ट करके किसी चीज़ को जानना, और स्मेल करके जानना। आपको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे फ्रेग्रेंस है और कहाँ पर नहीं, तो वो स्मेल करके ही पता चलता है। तो सेंसरी परसेप्चुअल में डोमेन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।